नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रियांश इनसाइट पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसका नाम पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा का प्रतीक बन गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें प्यार से लोग महात्मा गांधी भी बोलते थे या बापू भी बोलते थे। लेकिन एक बात याद रखिए, गांधी महात्मा बनने से पहले एक आम इंसान थे। वो भी गलती करते थे। उनकी सोच भी समय के साथ बदली। उन्होंने अपने जीवन में कई एक्सपेरिमेंट करे, काफ़ी बार ठोकर खाई, काफ़ी बार उठे, काफ़ी बार गिरे। एक आम इंसान की तरह उन्होंने अपने विचारों को भी बदला। उनकी कहानी एक परफेक्ट संत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो समय के साथ खुद को बदलता गया और ठोकरें खाते हुए सीखता गया और समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता रहा। जूडिथ ब्राउन अपनी किताब गांधी द प्रिजनर ऑफ होप में कहती हैं कि गांधी अपने विचारों के बंदी थे। वो एक प्रिजनर ऑफ होप थे। मतलब चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, उन्होंने कभी भी इंसानियत और इंसान के बेहतर होने की काबिलियत पर कभी शक नहीं किया। और वही उनकी ताकत थी। इस वीडियो में हम गांधी के जीवन का सफ़र देखेंगे। उनके बचपन के दिन, उनके साउथ अफ्रीका के दिन जहां वो एक वकील से लीडर बने, उनका भारत के आज़ादी के संघर्ष में रोल, उनके और जवाहरलाल नेहरू के संबंध, पार्टीशन का दर्द, देश का बंटवारा और गांधी की मौत। यह कोई एक तरफा कहानी नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने अलग अलग लेखकों का व्यू पॉइंट लिया हुआ है, जैसे जूडिथ ब्राउन, लुईस फिशर, रामचंद्र गुहा, इवन गॉडसे। तो चलिए शुरू करते हैं एक वकील से महात्मा बनने की यात्रा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक छोटा बच्चा किसी दिन अहिंसा और सत्य का प्रचारक बनेगा। अलग अलग लेखकों ने लिखा है कि बचपन में गांधी बड़े ही एवरेज से स्टूडेंट थे। ना ही उनके ज़्यादा कुछ नंबर आते थे, ना ही वो खेल कूद में इतने निपुण थे। हाँ, लेकिन उनकी एक पर्सनैलिटी अलग थी कि उन्हें सच बोलने की आदत थी। उनके पिताजी की डेथ के बाद परिवार ने फैसला किया कि गांधी को लॉयर बनना चाहिए और उसी के लिए 1888 में उन्हें लंदन भेजा गया। लंदन में जाने के बाद गांधी का जीवन एकदम अलग था। वहाँ पर उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को देखा, सूट बूट टाई। वहाँ उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की, जहाँ उन्हें एक अच्छा एक्सपोजर मिला और अलग अलग लोगों से मिले। उन्होंने जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट पढ़ी। उस किताब ने उन्हें डीपली इंस्पायर किया। रस्किन कहते थे कि किसी भी सोसाइटी की अगली प्रोग्रेस तब होती है जब एक गरीब से गरीब इंसान भी सिक्योर फील करे। गांधी कहते हैं कि इस किताब ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। टॉलस्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू ने उन्हें सत्य और अहिंसा की फिलॉसफी समझाई। हेनरी डेविड थॉरियो की सिविल डिसोबीडियंस ने उन्हें सिखाया कि अनजस्ट लॉज के खिलाफ पीसफुली अपोज करना भी एक फ़र्ज है। यही सब पढ़ाई और एक्सपोजर ने गांधी के अंदर एक नया बीज बोया। अब वो केवल एक लॉयर बैरिस्टर नहीं बनना चाहते थे, वो एक थिंकर, एक रिफॉर्मर बनना चाहते और दुनिया में बदलाव लाना चाहते थे। 1891 में वो बैरिस्टर बन के इंडिया वापस आ गए, पर उनका करियर तुरंत सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो अपना पहला केस इस वजह से हार गए क्योंकि कोर्ट रूम में उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इस स्ट्रगल के दौरान उन्हें साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला। गांधी ने सोचा शायद वहाँ उनके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी निकलेंगी। उन्हें ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि साउथ अफ्रीका का सफ़र उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, जहाँ एक सिंपल लॉयर जिसे कोर्ट में बोलने तक में शर्म आती थी, वो एक दिन लीडर बनेगा। लुईस फिशर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि लंदन मेड हिम अ लॉयर बट साउथ अफ्रीका मेड हिम अ लीडर। और ये सच है। लंदन में उन्होंने पढ़ाई की, एक जेंटलमैन बने, पर साउथ अफ्रीका में वो एक लीडर बने, एक्टिविस्ट बने और दुनिया को एक नया गांधी मिला। 1893 में गांधी अफ्रीका गए एक केस हैंडल करने के लिए। एक दिन वो ट्रेन से पीटरमारिट्जबर्ग जा रहे थे। फर्स्ट क्लास का टिकट भी खरीदा था, लेकिन एक गोरे ने उन्हें ट्रेन में देखकर कंप्लेंट कर दी। गार्ड ने उन्हें टिकट होने के बावजूद कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया। उस रात गांधी स्टेशन पर बैठे रहे, ठंड में, अकेले। बाद में उन्होंने लिखा, That night I resolved never to accept injustice quietly. It changed the course of my life. इस ह्यूमिलिएशन ने गांधी के अंदर एक आग जगा दी। साउथ अफ्रीका में इंडियंस के ऊपर डिस्क्रिमिनेटली लॉज थे। उनके लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन, उनकी शादियों पर रोक थी और बिजनेस में भी रिस्ट्रिक्शन था। गांधी ने पहले कैंपेन शुरू किया इंडियंस के वोटिंग राइट के लिए, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया ये एक लीगल फाइट नहीं, मोरल फाइट है। 1906 में ट्रांसवाल गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि हर एक इंडियन को फिंगरप्रिंट देने होंगे और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। गांधी ने इसके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। इसी प्रोटेस्ट के दौरान एक नया शब्द सामने आया, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब सत्य के साथ आग्रह, ट्रुथ
विद फर्मनेस, मतलब किसी भी वायलेंस के बिना अपने सत्य और अहिंसा के बल पे इनजस्टिस का विरोध करना। जूडिथ ब्राउन कहती हैं कि साउथ अफ्रीका गांधी की लेबोरेटरी की तरह था, जहां उन्होंने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के साथ एक्सपेरिमेंट की। साउथ अफ्रीका में गांधी ने केवल पॉलिटिक्स नहीं की, उन्होंने कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया। इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार छापा, फीनिक्स सेटलमेंट बनाया, जहां सभी लोग मिलजुल कर एक कम्युनिटी की तरह रहते थे। कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ वहां जेल गई। यह पहली बार था कि गांधी की पत्नी एक्टिवली उनके साथ पॉलिटिक्स में आई। सत्याग्रह के दौरान काफी लोगों को जेल हुई। गांधी भी काफी बार अरेस्ट हुए। साउथ अफ्रीका के 21 साल ने गांधी को एक नए लेवल पर ला दिया। एक तरफ उन्होंने देखा कि दुनिया में कितना इनजस्टिस है, और दूसरी तरफ उन्हें रियलाइज हुआ कि इनजस्टिस के खिलाफ नॉन वायलेंस एक पावरफुल हथियार है। 1914 में साउथ अफ्रीका में इंडियंस के बेसिक राइट सिक्योर करने के बाद गांधी भारत वापस आए, और ये वही मूवमेंट था जब गांधी भारत की आज़ादी के संघर्ष का हिस्सा बनने वाले थे। लुई फिशर ने कहा, साउथ अफ्रीका गेव इंडिया अ महात्मा। 1915 जनवरी का महीना था जब गांधी भारत वापस आए। उस वक्त उनकी उम्र 45 साल थी। साउथ अफ्रीका में वो एक कम्युनिटी लीडर बन चुके थे। वहां उन्होंने सत्याग्रह का फॉर्मूला डेवलप किया, और अब भारत के लोग उनसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। गांधी भारत में आते ही पॉलिटिक्स में नहीं गए। पहले उन्होंने भारत का एक बहुत लंबा टूर किया। ट्रेन से छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे गांवों में गए, शहरों में गए, फैक्ट्रियों में गए, लोगों से मिले, बात की। उन्होंने देखा कि आम जनता गरीबी, अत्याचार और ब्रिटिश शासन के नीचे दब गई है। उनके लिए कांग्रेस बस एक एलीट पार्टी थी जो बड़े बड़े शहरों में बस अंग्रेजी बोलने वाले लोगों तक ही सीमित थी। गांधी का मानना था कि अगर भारत को सच में आज़ाद करना है तो आम लोगों को पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा। उसी दौरान उनके एक बड़े गुरु बने गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने गांधी को निर्देश दिए कि अभी तुम ऑब्जर्व करो, समझो, जल्दबाजी मत करो। गांधी ने उनका कहा माना, और शुरुआती 1-2 साल बस समझने में लगाए। चंपारण सत्याग्रह 1917 सबसे बड़ा पहला आंदोलन गांधी ने बिहार के चंपारण से शुरू किया। चंपारण के किसानों को ब्रिटिशर्स द्वारा फोर्स किया जाता था कि वह अपने खेतों में इंडिगो यानी कि नील उगाएं, और नील उगाने से उनके खेतों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, क्योंकि अंग्रेज उनसे नील काफ़ी सस्ते दाम में खरीदते थे। उनका कहना था ना तो उन्हें खाना मिल पाता है, ना ही पैसा। गांधी वहाँ गए और उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का टेस्ट चंपारण में ही किया। उन्होंने एक कमेटी बनाई, लोगों से गए मिले, उनकी बात सुनी, और फिर एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। अंग्रेजों ने पहले तो उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सारा देश उनके पीछे खड़ा हुआ है तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसका अंजाम यह हुआ कि इंडिगो से किसानों को मुक्ति मिली। यह गांधी की भारत में पहली जीत थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 अगला आंदोलन हुआ गुजरात के खेड़ा जिले में। वहां सूखे के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन अंग्रेज शासन उनसे फिर भी टैक्स वसूल रहा था। गांधी ने बोला, अगर फसल ही नहीं हुई है तो टैक्स किस बात। उन्होंने एक नॉन पेमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। किसानों ने एकजुट होकर टैक्स देना बंद कर दिया। गांधी खुद उनके साथ खड़े रहे। अंग्रेजों ने किसानों की जमीन हथियाने की कोशिश करी, लेकिन किसान एकजुट होकर खड़े रहे। अंत में अंग्रेजी सरकार को पार्शियल रिलीफ देना पड़ा। अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक 1918 इसी साल अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के साथ भी प्रॉब्लम हो रही थी। उनका मानना था कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, लेकिन मिल मालिक करने को तैयार नहीं थे। गांधी ने यहाँ एक नया एक्सपेरिमेंट किया, भूख हड़ताल। उन्होंने कहा, जब तक मिल वर्कर और ओनर का मामला नहीं सुलझेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओनर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और वर्कर्स को उनका हक मिला। इन 3 आंदोलन, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इन्होंने गांधी को आम जन का नेता बना दिया। अब गांधी एक लॉयर या एक्टिविस्ट नहीं रहे, वो एक मास लीडर बन चुके थे। उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर कर दी कि वह अपने मूवमेंट में हमेशा नॉन वायलेंस और अहिंसा का प्रयोग करेंगे। जनता का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। हर स्ट्रगल के पीछे एक मोरल पर्पस होना जरूरी है। जूडिथ ब्राउन कहती हैं, With these movements, Gandhi transformed Indian politics from an elite debate into a mass struggle. अंग्रेजों के लिए गांधी एक नई चुनौती बन गए थे, क्योंकि पहले कांग्रेस के नेता एक लिमिटेड सर्कल में बात कर रहे थे, लेकिन गांधी ने गांव-गांव के लोगों को पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया। आम आदमी के लिए गांधी एक नई उम्मीद बन गए। अब लोग सोचने लगे कि आज़ादी सिर्फ एक सपना नहीं, एक हक है, जिसे सत्य और अहिंसा के साथ जीता जा सकता है। अगले वीडियो में जानेंगे 1919 में जलियांवाला बाग कांड का गांधी पर क्या असर हुआ। एक ऐसी घटना जिसमें उनकी पॉलिटिक्स और ज़्यादा रेडिकल बन गई,
और यहीं से गांधी का सफ़र एक लोकल लीडर से एक नेशनल लीडर और फिर एक ग्लोबल सिंबल बन गया।